हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। कल शाम को नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइट हमारे जो क्लास है वो डिस्टर्ब हो गई थी कल। तो आज सुबह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को। इसलिए क्या है कि अभी थोड़ी देर में 9-10 बजे तक आपको अपलोडेड क्लास मिल जाएगी। आप लोग देख लेना एक बार, जो 8 बजे का जो लेक्चर है ना शाम को, उससे पहले आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि आज क्या है, अपन इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, इसलिए क्लास रखना ज़रूरी था आज। तो शुरू करते हैं। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है आज हमें। केवल एक ही टॉपिक देखेंगे आज हम। व्याधि क्षमता। व्याधि क्षमता, या इसे हम व्याधि क्षमत्व भी कहते हैं, या फिर इसे हम प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, प्रतिरक्षा भी कहते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी, ठीक है। हमारे शरीर की ऐसी शक्ति, ठीक है, हमारे शरीर की ऐसी शक्ति जो बाहर से आने वाले, समझना ध्यान से सुन लेना लाइन को, ये हमारे शरीर की एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, उनको नष्ट करने का जो काम करती है वो क्या कहलाती है, हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। व्याधि क्षमता या व्याधि क्षमत्व या प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं इसको, है ना, इम्यून सिस्टम। एक शब्द आता है ऑटो इम्यूनिटी के नाम से। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है कि कई बार है ना, कई बार क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम जो होता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही कोशिकाओं के खिलाफ काम करने लग जाता होता है ना कई बार। जैसे कोई देश की सेना है, ठीक है, तो कोई देश की सेना किसी देश की रक्षा करती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो व्याधि क्षमत्व है वो, यानी जो इम्यूनिटी है वो हमारी रक्षा करती है, ठीक है। जो बाहर से आने वाले रोगाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है, जिससे हम बीमार नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसी देश के सेना के जवान अपने ही देश के खिलाफ काम करने लग जाते हैं, होता है ना कई बार, आपने न्यूज़ में सुना होगा, ठीक है। उसी तरह से ऑटो इम्यूनिटी होती है, जब इम्यून सिस्टम हमारी ही कोशिकाओं के विरुद्ध कार्य करने लग जाता है और रोग उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, या स्वयं प्रतिरक्षा ऐसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्वयं प्रतिरक्षा कहते हैं। और इससे होने वाले जो रोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, स्वयं प्रतिरक्षा रोग, इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब लिखा है कि प्रत्येक जीव में व्याधियों के प्रतिकार के लिए, प्रतिकार का मतलब होता है उनको नष्ट करने के लिए या उनसे लड़ने के लिए विशेष व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा शरीर व्याधियों को उत्पन्न करने वाले कारणों की शरीर में उपस्थित होने पर, यानी जो कारण है, यानी जो रोगाणु जैसे ही हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं तो उन कारणों को निष्क्रिय करके रोग उत्पत्ति होने से रोकता है। उसे हम क्या कहते हैं, व्याधि क्षमता कहते हैं या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। भगवान आत्रेय कहते हैं कि सभी शरीरों में समान रूप से व्याधि क्षमत्व में समर्थ नहीं होते। सब सही बात है ये, क्योंकि हर इंसान की इम्यूनिटी अलग होती है, ठीक है। तो हर इंसान की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो अलग होती है, ठीक है। तो आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि व्याधि क्षमत्व वह शक्ति है जो व्याधि के बल को घटाती है और व्याधि को उत्पन्न होने से रोकती है। व्याधि के बल को घटाना, इस शब्द का क्या मतलब है, व्याधि के बल को घटाना मतलब जो रोगाणु जो है, जो रोग उत्पन्न करने वाला जो रोगाणु है उसको निष्क्रिय या उसको मार देती है या उसका भक्षण कर लेती है, ठीक है। कौन, हमारी इम्यूनिटी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है, व्याधि के बल को घटाती है, ठीक है। यानी जो होने वाली जो व्याधि है उसकी पावर को कम कर देती है, ताकि हमारे शरीर में क्या नहीं हो, रोग की उत्पत्ति ना हो, ठीक है। चलो आधुनिक मत के अनुसार यहाँ पे परिभाषा दे रखी है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, द ह्यूमन बॉडी
हैज़ एबिलिटी टू रेसिस्टेंट, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है टू रेसिस्टेंट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन्स टेंड टू डैमेज द ऑर्गन्स, दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यानी हमारे बॉडी की ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है जो सभी प्रकार के यानी ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन्स को डैमेज कर देती है। यह क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। शरीर प्रतिरक्षण रोग कारण जीवाणु और अपद्रव्यों के संपर्क में आता रहता है। ठीक है, यानी शरीर प्रतिरक्षण का मतलब वही है इम्यूनिटी। रोग कारक जीवाणु और अपद्रव्यों के संपर्क में आता रहता है। प्रकृति ने शरीर में ऐसी अनेक व्यवस्थाएं की है जो शरीर के संपर्क में आए अपद्रव्य दोष प्रकोप कर व्याधि उत्पन्न कर सके, उससे पूर्व भी उन्हें निष्क्रिय बन। वही बात है, फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि जैसी कोई अपद्रव्य यानी बाहर से कोई चीज़, बाहर से कोई रोगाणु जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे पूर्व ही उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। रोग शरीर में तभी उत्पन्न होते हैं जब रोग कारक अपद्रव्य जैसे जीवाणु या जीवाणु विषय का बल व्याधि क्षमता के बल से अधिक हो। मतलब जो रोग उत्पन्न करने वाला जो रोगाणु है उसका जो बल है वो किससे ज़्यादा हो? इससे ज़्यादा हो हमारी इम्यूनिटी से। ठीक है, तभी वो रोग उत्पन्न कर पाता है। ठीक है, रोग कारक को लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से पाई जाती है। तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। मैं इधर बना देता हूँ इसका एक प्रतिरक्षा या व्याधि क्षमता। ये दो तरह की है। एक तो होती है स्वाभाविक, या इसको हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं। लिख लेना इसको आप, स्वाभाविक या प्राकृतिक या फिर सहज। एक नाम और है, क्या नाम है? जन्मजात। जन्मजात। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल। क्या कह रहे हैं इसे हम? नेचुरल कह रहे हैं, या फिर इसे हम इन्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इतने सारे नाम हैं इसके। ठीक है, इसके इतने सारे नाम हैं। अब हम देखते हैं उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उपार्जित, यानी जिसे हम उपार्जित कर रहे हैं, मतलब जिसे हम मतलब किसी और तरीके से शरीर को दे रहे हैं। ठीक है, एक तरह से ये मान लो, है ना। और ये जो हमारे शरीर में नेचुरल रूप से पाई जाती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, देखो, एक तो होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव, ये एक्टिव पैसिव भी दो तरह की होती है। ठीक है, एक्टिव पैसिव भी दो तरह की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक यानी नेचुरल। ठीक है, और एक होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। अब ये कैसे कैसे होती है आगे आएगी बात, ये है ना। ये भी दो तरह की होती है, ये भी प्राकृतिक होती है और कृत्रिम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वाभाविक की। ठीक है, स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पाई जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अलग अलग पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो। रक्त में उपस्थित WBC, ये बता चुका हूँ मैं आपको। रक्त में उपस्थित WBC एवं ऊतकीय मैक्रोफेज
यानी लिम्फोसाइट जो होती है, ठीक है, यानी WBC में उपस्थित जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं यानी लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो जीवाणु का भक्षण करके उनका पाचन कर देती है, मतलब उनको नष्ट कर देती है, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो डाइजेस्टिव एंजाइम यानी HCl जो हमारे शरीर में हमारे आमाशय में जो पाया जाता है, आप फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आए हो, आपको पता होगा HCl होता है हमारे आमाशय में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति होती है उसकी, बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकृति होती है, एक तरह से एसिड ही होता है वो। तो वो क्या करता है कि हमारे भोजन के साथ में कोई जीवाणु वगैरह अगर चला जाता है तो उस अम्लीय प्रकृति के द्वारा उस जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आमाशय में अम्ल का स्राव होता रहता है, अनेक किण्व यानी अनेक जो पाचक एंजाइम जो होते हैं उसमें विद्वान रहते हैं। भोजन के साथ में आंत्र में जाने वाले जीवाणु और अन्य अपद्रव्य अम्ल और अन्य पाचक किण्वों यानी डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं या निष्क्रिय कर दिए जाते हैं। एक पॉइंट और दे रखा है हमारी त्वचा से संबंधित। हमारी त्वचा भी एक नेचुरल इम्यूनिटी की तरह कार्य करती है। हमारी त्वचा की जो बाहरी स्तर जो होता है, हमारी त्वचा का, लिख लेना आप लोग, हमारी त्वचा का जो बाहरी स्तर होता है वो मृत कोशिकाओं का बना हुआ रहता है, ठीक है। यानी जो बाहर का जो स्तर होता है वो मृत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटम, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम इसे कहते हैं। ये हमारे शरीर की बाहर की मृत त्वचा होती है, सबसे बाहर की मृत त्वचा होती है ये, ठीक है। सबसे बाहर का स्तर होता है हमारी त्वचा का, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा क्या होता है कि हमारी स्किन पर किसी भी तरह का जो जीवाणु वगैरह जो होता है, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, वो वृद्धि नहीं कर पाता। इसलिए इसके अलावा हमारी जो त्वचा की जो pH होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। यानी हमारी जो त्वचा की जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति होती है, यानी उसकी जो pH वो 3 से लेकर 5 के बीच में होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जो बाहर से आने वाले जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो श्वसन मार्ग जो होता है, ठीक है, हमारा जो श्वसन मार्ग होता है, हमारा जो मूत्र मार्ग होता है, योनि मार्ग जो होता है और भोजन मार्ग जो होता है, ठीक है, उसमें भी जो लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जैसे हमारे मुख की सबसे बाहर की जो लेयर है वो उपकला कोशिकाओं की बनी हुई होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो मूत्र पथ है, ठीक है, हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है वो भी किसका बना रहता है, उपकला ऊतक का बना रहता है। तो उसकी जो लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर उसे कहते हैं वो म्यूकस लेयर होती है, श्लेष्मीय कला वो होती है, ठीक है। तो वो श्लेष्मीय कला क्या करती है, एक चिपचिपा स्रावित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। तो बाहर से आने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको चिपका लेती है, वहाँ पर अंदर शरीर में प्रवेश करने नहीं देती है, ठीक है। इसके अलावा चलो और देखते हैं, अब आपकी बुक से देख लेते हैं। रक्त में कुछ विशेष रसायन होते हैं जो जीवाणु और विषों को नष्ट करके संयोग से उन्हें नष्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो भाई क्या क्या चीज़ होती है। एक तो होता है लाइसो एंजाइम। क्या होता है? लाइसो एंजाइम। लाइसो एंजाइम जो होता है, लिख लेना कहाँ पाया जाता है। लाइसो एंजाइम हमारे आंसू में पाया जाता है, हमारी टीयर में पाया जाता है, ठीक है, हमारे आंसुओं में और हमारी सैलाइवा यानी हमारी लार में पाया जाता है, ठीक है, लाइसो एंजाइम, ठीक है। ये लाइसो एंजाइम क्या करता है कि बाहर से आने वाले जो जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। हमारी आंखों की सुरक्षा करता है कौन? हमारे आंसू, ठीक है। अगला दे रखा है पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को उनके साथ में प्रतिक्रिया करके उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, अगला दे रखा है
कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यह प्रोटीन का बना हुआ एक तंत्र है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का, आपको केवल नाम में ध्यान रखने, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स पाई जाती है, ठीक है, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स पाई जाती है, ठीक है। ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करती है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। इसके अलावा अबूर्त कोशिकाएं यानी कैंसर सेल्स जो होती है, ठीक है, हमारे शरीर में अबूर्त कोशिका यानी कोशिका, ठीक है, जो कैंसर सेल्स होती है, ठीक है। ये कैंसर सेल्स एक प्रकार का स्राव उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं, ठीक है। ये इंटरफेरॉन भी क्या करता है, प्रतिरक्षा में कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें क्या इसकी कैसी प्रकृति होती है, एंटीवायरल प्रकृति होती है, एंटीवायरल नेचर होता है इसका, ठीक है। एंटीवायरल इसकी प्रकृति होती है, तो अन्य वायरस को खत्म करने का ये कार्य करता है, ठीक है। चलो, व्याधि क्षमता के भेद दे रखे हैं आयुर्वेद के अनुसार, लिखा है व्याधि क्षमता के 3 भेद बता रखे हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं आपको भेद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो 4 पॉइंट देखे ये स्वाभाविक है, ठीक है। हमने ये देखा है ना, आपको इस तरह जैसे क्वेश्चन आ गया व्याधि क्षमत्व का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, पहले तो डेफिनेशन लिखनी है प्रतिरक्षा की। उसके बाद में इस तरह से एक टेबल बनाकर सबसे पहले आप किसको डिफाइन करोगे, सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। तो आप एक पॉइंट डाल के आप लिखोगे, इस तरह से एक पॉइंट डाल के आप लिखोगे, और ये जो 4 पॉइंट है इनको आप लिख दोगे, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं सहज बल की, ठीक है। फिर और इसको डिफाइन, अगर जैसे और भी अगर आप भेद लिखना चाहते हो तो ये भेद भी लिख सकते हो आयुर्वेद के अनुसार। तो सहज बल जो होता है वो स्वाभाविक रूप से शरीर में विद्यमान रहता है, ठीक है। कालज बल जो होता है वो काल के अनुसार प्राप्त होता है, ठीक है। काल के अनुसार, बल के अनुसार, व्यय के अनुसार यानी उम्र के अनुसार प्राप्त होता है, ऋतुओं के अनुसार, विसर्ग काल के आरंभ में, ठीक है, और आदान काल के अंत में मनुष्य का जो बल है वो स्थितिहीन हो जाता है यानी कम हो जाता है, ठीक है। और ये आप पढ़ के आए हो, स्वस्थ व्रत में दे रखा है ये। तो क्या कह रहा है, विसर्ग काल के प्रारंभ में और आदान काल के अंत में, ठीक है, मनुष्य का जो बल होता है वो कम होता है। विसर्ग काल और आदान काल के मध्य में मध्य बल होता है, और विसर्ग काल के अंत में और आदान काल के प्रारंभ में जो शरीर का जो बल होता है, शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो उत्तम होती है, ठीक है। एक होता है युक्तिकृत, यानी युक्तियों के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे, खाने पीने से, व्यायाम करने से क्या बढ़ा रहे हैं हम, रसायनवाजीकरण से हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आधुनिक रूप से 2 तरह से इम्यूनिटी बता रखी है। एक तो होती है स्वाभाविक, जो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। एक होती है उपार्जित, ठीक है। अब आपकी ये जो बुक है ना, इसमें उल्टा सीधा लिखा हुआ है स्वाभाविक व्याधि क्षमत्व के बारे में। ये इसके बारे में ना, स्वाभाविक के बारे में पहले ही लिख दिया आपकी बुक में, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट जो लिखे हैं पहले ही लिख दिया। अब फिर जो लिखा है वो उल्टा सीधा पता नहीं क्या लिख रखा है इन्होंने। स्वाभाविक व्याधि क्षमत्व किस प्रकार से रोगों का संरक्षण करता है यह स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता का उदाहरण जैसे पशुओं में फिरंग रोग, ठीक है, रोमंतिका, ठीक है, मस्तिष्क आवरण कलाशोथ एक मस्तिष्क का रोग होता है। बाल पक्षवध कुष्ठ स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, जबकि मुर्गियों में टेटनस नहीं होता है स्वाभाविक रूप से, जबकि ये व्याधियाँ मनुष्यों में होती है टेटनस, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं, प्राणी विशेष व्याधि क्षमत्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो अगला पेज जो दे रखा है उसमें स्वाभाविक व्याधि क्षमत्व को 3 तरह से बांट दिया है, प्राणी वर्गीय, जाति वर्गीय और व्यक्तिगत यानी पर्सनल, ठीक है। तो इसमें आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो कि पशुओं में फिरंग रोग, रोमंतिका रोग, ये अगर ध्यान नहीं रहे तो ये मस्तिष्क आवरण कलाशोथ, बाल पक्षवध, ठीक है, कुष्ठ ये स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। मुर्गियों में टेटनस नहीं होता है, जबकि मनुष्यों में ये व्याधियाँ पाई जाती है। तो ये प्राणी विशेष व्याधि क्षमत्व होता है, यानी कुछ प्राणियों में कोई बीमारी नहीं पाई जाती है और कुछ प्राणियों में वो बीमारी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगला दे रखा है आपको, इसी प्रकार पशुओं में कुछ व्याधियाँ जैसे रिडर पेस्ट,
मनुष्यों में नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले में पीत ज्वर यानी येलो फीवर नहीं होता है, लेकिन अन्य क्षेत्र के वासियों में यह रोग शीघ्रता से होता है। एक ही वर्ग समूह और देश में रहने वालों में कुछ व्यक्ति विशेष में कुछ रोग विशेष रूप से प्रतिरोधक क्षमता होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में येलो फीवर यानी पीत ज्वर कईयों में नहीं होता है, लेकिन अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों में क्या उत्पन्न हो जाता है, ये पीत ज्वर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यह है जाति वर्गीय। और लास्ट की जो लाइन दे रखी है कि एक ही वर्ग के समूह में और एक ही देश में रहने वाले लोगों में कुछ रोग विशेष रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें होती है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम उपार्जित की। उपार्जित दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार में जब शरीर की कोशिकाएं रोग प्रतिरोधक बल का उपार्जन स्वयं उस रोग अथवा रोग के जीवाणु रोग कारक अपद्रव के संपर्क में आने पर करती है तो उसे सक्रिय कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये किस तरह से होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव। ठीक है, ये हमें किसके द्वारा मिलती है, ये हमें मिलती है जब हमारे शरीर में इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी का यानी कोई एंटीजन हमारे शरीर में, इसको समझना, कोई एंटीजन यानी कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, यानी ये वाली जो प्रतिरक्षा है वो कैसे प्राप्त होती है हमें ये देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी एंटीजन का मतलब है कोई भी रोगाणु, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ हमारे शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो किसी भी तरह से हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर रहा है तो एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, कौन बनाता है एंटीबॉडी को, ये हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये बनाता है। ठीक है, चलो अब ये जो एंटीजन है ये मृत भी हो सकते हैं, निष्क्रिय भी हो सकते हैं, ठीक है, और जीवित भी हो सकते हैं। एंटीजन मतलब कोई भी रोगाणु जो प्रवेश कर रहा है, ठीक है, वो इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताई है दो तरह से बताई है। एक तो बताइए मैंने इसको प्राकृतिक और एक बताया इसको मैंने कृत्रिम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से जैसे आपने देखा होगा एक माता निकलती है। ठीक है, एक चिकन पॉक्स नाम की एक बीमारी होती है, चिकन पॉक्स, एक चिकन पॉक्स नाम की बीमारी होती है। मीजल्स जैसे हम कहते हैं, ये जीवन में एक ही बार होती है। ठीक है, ये इसको समझ लेना ध्यान से, ये जीवन में एक ही बार होती है। जैसे मान लो किसी को अगर बचपन में अगर मीजल्स रोग हो जाता है, ठीक है, रोमंतिका जैसे हम बोलते हैं, चेचक बोलते हैं ना, चिकन पॉक्स, ठीक है, छोटी माता बड़ी माता जिस तरह से होती है। ठीक है, तो जब एक बार ये रोग हमारे शरीर में हो जाता है, ठीक है, तो अगली बार ये रोग हमारे शरीर में नहीं होता है। जीवन में सिर्फ एक ही बार ये रोग होता है। क्यों होता है, इसमें ये होता है, ये एक वायरल डिजीज़ है। तो इसका जो वायरस है वो एक बार जब पहली बार हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यानी इसका जो वायरस है, ठीक है, इसका जो वायरस है, इस रोग का वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो ये वायरस क्या है, ये एंटीजन है। तो जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो रोग हो जाता है। रोग होने के साथ साथ में इसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बन जाती है। रोग होने के साथ साथ में इसके खिलाफ क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, यानी सक्रिय रूप से क्या बन जाती है,
एंटीबॉडी बन जाती है, सक्रिय रूप से एंटीबॉडी बन जाती है, यानी इम्यून सिस्टम सक्रिय होकर क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो एक बार अगर हमारे शरीर में इस रोग के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है, ठीक है, तो उसके बाद में जब भी कब अगर फिर से अगर इस वायरस का हमारे शरीर में फिर से इस वायरस का हमारे शरीर में अगर आक्रमण होता है तो ये रोग हमारे शरीर में नहीं होता है, यानी जीवन भर ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी रहती है। इसलिए हमें एक ही बार चेचक का रोग होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रूप से होने वाली जो प्रतिरक्षा है उसे हम कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, जो हम टीके लगाते हैं ना, टीका वैक्सीनेशन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग रोगों के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जैसे मान लो एक टिटनेस के खिलाफ अगर हम एक वैक्सीन दे रहे हैं, जैसे हम टीडी बोलते हैं, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, टिटनस। पहले तो अकेला ही आता था, टीटी बोलते थे पहले उसको। एक टीटी की वैक्सीन आती थी पहले जो केवल टिटनेस रोग के लिए होती थी, लेकिन आजकल उसको हटाकर टीडी कर दिया इसका नाम, यानी टिटनेस प्लस डिप्थेरिया, दो रोगों में काम करती है। ठीक है, तो इसके इस टीके के अंदर जो एंटीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो मृत होते हैं या फिर निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, या तो मृत होते हैं या फिर निष्क्रिय होते हैं इस टीके में। ठीक है, तो इस टीके के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम एंटीजन को प्रवेश करा रहे हैं। ठीक है, इस टीके के माध्यम से हम एंटीजन को, रोगाणु को मृत या निष्क्रिय रूप से क्या करवा रहे हैं, प्रवेश। अगर जीवित प्रवेश करा देंगे तो उसको व्यक्ति को रोग ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने टेटनस का जीवाणु या रोगाणु अगर हम जीवित ही प्रवेश करवा देंगे तो उसमें वो रोग हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको निष्क्रिय करके या मृत बनाकर क्या करते हैं, मृत करके उसको हमारे शरीर में टीके के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, और फिर इसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है इसके खिलाफ। ठीक है, तो एंटीबॉडी बन जाती है, तो असल में जब उस रोग के रोगाणु हमारे शरीर में आते हैं तो पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडी क्या कर देती है, उस रोग को होने से रोक देती है, उस रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। जैसे लिखा है, उपार्जित क्षमत्व दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार में जब शरीर की कोशिकाएं रोग प्रतिरोधक बल का उपार्जन यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्वयं उस रोग या रोग के जीवाणु अथवा रोग कारक अपद्रव्यों के संपर्क में आने पर करती है, तो उसे सक्रिय कहते हैं। ठीक है, द्वितीय प्रकार वह है, अब द्वितीय प्रकार अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो सक्रिय के बारे में बात कर लेते हैं। सक्रिय उपार्जित व्याधि क्षमत्व उसे कहते हैं जो शरीर के व्याधि क्षमत्व तंत्र किसी व्याधि के जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश होने पर, अर्थात शरीर में प्रथम बार व्याधि उत्पन्न होने पर उस जीवाणु यानी प्रतिजन यानी एंटीजन के विरुद्ध विशेष प्रकार के प्रतिबिंब यानी एंटीबॉडी का निर्माण करके उस एंटीजन को निष्क्रिय कर देते हैं। एक बार शरीर में उत्पन्न प्रतिबिंब दीर्घ समय तक यानी लंबे समय तक रक्त में विद्यमान रहते हैं। कुछ वायरस के संक्रमण जैसे रोमंती का है, मीजल्स है, मसूरी का है यानी चिकन पॉक्स है के संक्रमण से उत्पन्न प्रतिविष यानी प्रतिविष बोल दो, प्रतिबिंब बोल दो, आप तो एंटीबॉडी लिख देना इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में लिख देना एंटीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है, इन शब्दों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सदैव हमारे शरीर में उत्पन्न विद्यमान रहते हैं, तो ये व्याधियाँ दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं निष्क्रिय की। अब हम बात करेंगे निष्क्रिय जो इम्यूनिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव, ये भी दो तरह की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। ठीक है, तो ये कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें
इसमें एंटीजन नहीं दिया जाता है, इसमें हमारे शरीर में बाहर से एंटीजन नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होते हैं, यानी इसमें देखो सक्रिय इसलिए बोला है क्योंकि सक्रिय रूप से एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, सक्रिय रूप से, लेकिन ये तो निष्क्रिय है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल एंटीबॉडी ही होती है, इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी ही होती है केवल, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जो होती है, ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है हमारे शरीर में या फिर बाहर से दी जाती है। जैसे टीके दे रहे हैं ना, जिस प्रकार से टीके बाहर से दे रहे हैं, हम कृत्रिम रूप से दे रहे हैं, उसी प्रकार से जो बनी बनाई एंटीबॉडी जो है, यानी हमारे शरीर की वो क्षमता नहीं है, मान लो किसी व्यक्ति की वो क्षमता नहीं है कि भाई एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर सके। होता है कई कई रोगों में, ठीक है, कुछ कुछ रोगों में ऐसा होता है कि है ना, उस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी ही दे देते हैं शरीर के अंदर, यानी बाहर एंटीबॉडी बना देंगे, लैब के अंदर एंटीबॉडी बनाकर शरीर में प्रवेश करा देते हैं, ठीक है। तो देखो भाई क्या लिखा है आपकी बुक में, द्वितीय प्रकार वह है जो रोग का प्रतिकार कारक यानी एंटीबॉडी शरीर में बाहर तैयार करके शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसे हम शिथिल यानी पैसिव यानी निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इस प्रकार उपार्जित क्षमत्व के सक्रिय और निष्क्रिय दो भेद बता दिए आपको पहले ही। अब हम बात करते हैं, नीचे आ जाओ, निष्क्रिय उपार्जित व्याधि क्षमत्व के बारे में। इस प्रकार की व्याधि क्षमत्व के लिए शरीर में पूर्व से कहीं अनियंत्र निर्मित यानी कहीं लैब में निर्मित, आप ऐसा करना, ऐसा लिख देना कि इस प्रकार की व्याधि क्षमत्व के लिए शरीर में लैब में निर्माण किए गए एंटीबॉडी यानी प्रतिविष को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसे हम उदासीन भी कहते हैं। अब देखो कितने नाम आ गए, उदासीन बोल दिया, शिथिल बोल दिया, निष्क्रिय बोल दिया, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी इसे हम कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्याधि क्षमता में यथार्थ में शरीर में जो व्याधि क्षमता यानी इम्यून सिस्टम जो होता है वो निष्क्रिय रहता है। चूँकि रोग प्रतिरोधक प्रतिविष बाहर से प्रवेश कराए जाते हैं जिससे रोग नहीं हो पाता, ऐसे अतः व्याधि क्षमता इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मैं बता देता हूँ। तो ये कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूं मैं, एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम है IgG। क्या नाम है इसका, IgG, ठीक है। एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है। इसका ट्रिक है गम दे, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है जो हमारे शरीर में बनती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं IgG की, ठीक है। क्या होता है, जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है, ठीक है, जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है और प्लेसेंटा के द्वारा यानी अपरा के द्वारा जो बच्चा है माता से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो IgG एंटीबॉडी होती है ये माता से किसके द्वारा, अपरा के द्वारा यानी प्लेसेंटा के द्वारा शिशु में यानी जो गर्भ अवस्था में जो बच्चा है उसमें जाती है, ठीक है। तो ये नेचुरल तरीके से बच्चे को प्राप्त होती है। कौन सी एंटीबॉडी, IgG, ठीक है। एक एंटीबॉडी होती है IgA, ठीक है। कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, ठीक है, तो बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। तो वो जो दूध निकलता है ना माता के स्तन से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रथम बार जो दूध निकलता है, ठीक है, जो प्रथम बार डिलीवरी होने के बाद में सबसे पहले जो दूध निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो दूध के माध्यम से ये जो कोलेस्ट्रम है, ठीक है, दूध के माध्यम से ये जो एंटीबॉडी है IgA प्रकार की एंटीबॉडी, ये उस शिशु के
शरीर में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये बनी बनाई जो एंटीबॉडी है ये प्राकृतिक रूप से जब शरीर में पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, चलो अगर हम बाहर लैब के अंदर, ठीक है, अगर हम बाहर लैब के अंदर कृत्रिम रूप से, जैसे हमने टीके बनाए थे बाहर लैब के अंदर, ठीक है, बाहर लैब में जब हमने कृत्रिम रूप से टीके बनाए थे, ठीक है, तो उसे हमने कृत्रिम प्रतिरक्षा कहा था। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा कौन सी, कृत्रिम वाली, ठीक है, आर्टिफिशियल। ऐसे ही अगर हम बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्शन के माध्यम से, टीके भी कैसे देते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है, तो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी को अगर हम शरीर में प्रवेश कराते हैं तो ये कौन सी एंटीबॉडी कहलाती है, कृत्रिम प्रकार की एंटीबॉडी कहलाती है। जैसे आपने हाँ, जैसे आजकल क्या है, बरसात का मौसम चल रहा है तो सांप वगैरह ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसी को सांप काट लेता है तो हॉस्पिटल में क्या है कि सबसे पहले जो टीका जो लगाया जाता है ना, वो इसी तरह का टीका लगाया जाता है, मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी, क्योंकि इतना टाइम कहाँ रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इस तरह की एंटीबॉडी यानी उस सर्पदंश यानी सर्प के काटने से जो जहर अंदर प्रवेश किया है, ठीक है, जो एंटीजन बाहर से प्रवेश किया है सर्प के द्वारा, ठीक है, तो उसको निष्क्रिय बना, एंटीवेनम उसे बोलते हैं, एंटी स्नेक वेनम। ठीक है, इसका नाम मैं कंफर्म करके और बता दूंगा आपको शाम को, एंटी स्नेक वेनम। या फिर अगर किसी रोग के लिए दे रहे जैसे एंटी टिटनेस सीरम, एंटी टिटनेस सीरम। ठीक है, तो ये टिटनेस रोग के लिए दी जाती है एंटी टिटनेस। एक ही एग्जांपल ध्यान रख लेना, एंटी टिटनेस वाला। तो एंटी टिटनेस सीरम के द्वारा इसमें क्या होता है, बनी बनाई एंटीबॉडी होती है जो बाहर से दी जाती है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं स्व प्रतिरक्षा की, जो मैं पहले आपको थोड़ी देर पहले शुरुआत में बता दिया है। तो हमारे शरीर का व्याधि क्षमत्व तंत्र प्रतिजनों के विरुद्ध यानी एंटीजन